हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज एक और क्लास के साथ मैं यहाँ पर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आज की क्लास स्पेशली सीएचओ के लिए डेडिकेटेड है। और इसमें कम्युनिटी एंड ओबीजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैंने पुटअप किए हैं, जो कि आने वाले सारे सीएचओ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टिंग पैप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर कम्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें ये पूछा गया है कि जो पैप स्मीयर एग्जामिनेशन जो किया जाता है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए फीमेल्स में, वो किस लेवल किस लेवल के प्रिवेंशन में आता है। एक्चुअली हम देखें तो 4 लेवल के प्रिवेंशन होते हैं, जो कि यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्राइमोडियल प्रिवेंशन, सेकंड प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड फोर्थ टर्सरी प्रिवेंशन। तो देखिए, प्राइमरी जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, इस प्रिवेंशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी बीमारी है उसके रिस्क फैक्टर को ही रिड्यूस कर देना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि ओबेसिटी है, या फिर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या फिर जंक फूड का ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है कोई, तो ये सारी रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति इन रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करके हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करता है, जैसे कि एक्सरसाइज करता है रेगुलर, हेल्दी डाइट लेगा, तो इस तरह से करके वो अपने आप को हेल्थ जो हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए प्रीमोडियल प्रिवेंशन करेगा। सेकंड प्राइमरी प्रिवेंशन। देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाता है आपका हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो हेल्थ प्रमोशन के अंदर आपकी हेल्थ एजुकेशन आ जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आपका जितने भी इम्यूनाइजेशन हैं, जो टीकाकरण किए जाते हैं, वो सारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि पैप स्मीयर एग्जामिनेशन एक तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट में आता है। और इसी तरह से जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, और जितने भी सारे टेस्ट हैं या जो एग्जामिनेशन है, वो सारे सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर में आएंगे। नेक्स्ट आपका टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जब कोई डिजीज़ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच गई, तो वहाँ पर उसको स्टॉप करना, साथ ही साथ रिहेबिलिटेट करना, ये आपकी टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा। तो इस पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ दी ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज प्रेजेंट इन सब सेंटर। इनमें से कौन सा हेल्थ वर्कर है, पर्सन है, जो सब सेंटर लेवल पर प्रेजेंट हुआ। देखिए, फर्स्ट हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर का मतलब जो हेल्थ एजुकेशन दे, जो कि सब सेंटर पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, पहला वाला। ओके। नेक्स्ट आपका है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन वो होता है जो लेबोरेटरी में जांच करता है, वो भी सब सेंटर पे अवेलेबल नहीं होता है, ये आपको पीएससी पर मिलेगा। नेक्स्ट आपका मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर भी सब सेंटर लेवल पर नहीं होगा, वो भी आपको पीएससी पर ही फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, दैट मीन्स एमपीडब्ल्यू, ये आपको हेल्थ सेंटर पर मिलेगा। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एमपीडब्ल्यू, एएनएम एंड सीएचओ, ये 3 मैन वर्कर होते हैं जो सब सेंटर लेवल पर रन करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा वर्कर वर्क एट द लेवल। देखिए, जो आशा वर्कर है वो किस लेवल पर वर्क करती है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक बड़ा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंडर आता है, वहाँ पर तो आपको एमडी, एमएस, सर्जन सारे लोग अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बेस्ड लेवल पे आपका सीएससी आता है, वहाँ पर भी आपको एमडी और सर्जन, आपको वहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट भी मिल जाते हैं। और नेक्स्ट आपका विलेज लेवल। तो विलेज लेवल पर आशा रन करती है, वर्क करती है, अपनी सेवाएं जो है विलेज लेवल पर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पीएससी। तो पीएससी पर आपको आशा वर्क नहीं करती, क्योंकि पीएससी पर एमओ और अदर वर्कर्स रहते हैं। तो आशा जो है उसका वर्क विलेज लेवल से स्टार्ट हो जाता है। और अगर एक्चुअल देखा जाए तो ये एक आशा 1000 पॉपुलेशन पर वर्क करती है। इसी तरह से एएनएम भी 1000 पॉपुलेशन पर वर्क करती है।
और CHO 5000 पॉपुलेशन के अंडर वर्क करेगा। मीन्स एक CHO के अंडर एक सब सेंटर आता है, उस सब सेंटर में लगभग 5000 की पॉपुलेशन होती है और वो CHO उसको मीन्स कंडक्ट करता है, अपनी सेवाएं यहाँ पर देता है एज ए MLHP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, पॉपुलेशन कवर्ड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया। देखिए, पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो PSC होती है, प्लेन एरिया में PSC कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? जैसा कि मैंने ये बताया कि एक सब सेंटर 5000 की पॉपुलेशन को कवर करता है प्लेन एरिया में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 5000। तो प्लेन एरिया में जो सब सेंटर है वो वहाँ पर 5000 पॉपुलेशन कवर होगी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, देखिए 20000 जो पॉपुलेशन है वो PSC कवर करेगी, लेकिन ट्राइबल और हिली एरिया में। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर सी इज 30,000, 30,000 की पॉपुलेशन PSC कवर करेगी प्लेन एरिया में। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। देखिए आजकल एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्बन PSC जो है कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? तो अर्बन पॉपुलेशन आपको UPSC, अर्बन पॉपुलेशन जो है अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो 50,000 की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मैं एक बार आपको पूरी पॉपुलेशन फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जो सब सेंटर है प्लेन एरिया में 5000 पॉपुलेशन कवर करता है, हिली और ट्राइबल एरिया में 3000 पॉपुलेशन कवर करता है। नेक्स्ट PSC प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन कवर करता है, हिली ट्राइबल एरिया में 20,000 पॉपुलेशन कवर करेगा। थर्ड इज़ सब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC 80,000 से लेके 1,20,000 की पॉपुलेशन को कवर करेगा, 1,20,000 प्लेन एरिया में, 80,000 ट्राइबल एरिया में। तो ये पॉपुलेशन कवर्ड बाय दी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा, अक्सर इन पॉपुलेशन से एक क्वेश्चन CHO के अंडर पूछ लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI लॉन्च्ड इन विच ईयर? ओके, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन भारत में इंडिया में कब लॉन्च हुआ। ओके, तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है 1985। देखिए 1985 में ये नहीं आया है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है 1974, 74 में भी नहीं आया है। ऑप्शन नंबर सी 1978 एंड ऑप्शन नंबर डी 1995। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसको मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जो EPI है इससे पहले ग्लोबल एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था, जो कि 1974 में आया था, 1974 में वर्ल्ड वाइड, जिसको इंडिया ने 1978 में अडॉप्ट किया। उसके बाद 1978 के बाद 1985 में इंडिया में UIP लॉन्च किया गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, ये 1985 में लॉन्च किया गया और ये लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में इसको लॉन्च किया गया था UIP को। देन इसके बाद ये प्रोग्राम 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के अंडर इसको मर्ज कर दिया गया। और उसके बाद 1997 में इसको RCH में मर्ज कर दिया गया। इस तरह से एक हिस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की। तो हेयर इज़ द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन भारत के अंदर लॉन्च किया गया था, जो कि 6 किलर डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको इंडिया में लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोचिया एल्वा सीक्रेट्स एट विच टाइम? देखिए लोचिया क्या है, सबसे पहले ये समझिए। लोचिया इज़ द ब्लीडिंग आफ्टर गिविंग बर्थ होने के बाद जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद जो ब्लीडिंग जो फीमेल में होती है उसको हम लोचिया बर्ड देते हैं। और ये लोचिया तीन टाइप्स का होता है। ओके, जिसमें सबसे पहला होता है लोचिया रूब्रा। ओके, फर्स्ट अब मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ रूब्रा, सेकंड इज सीरोसा एंड थर्ड इज़ एल्वा। तो इसमें लोचिया एल्वा के बारे में पूछा गया है किस टाइम पर ये सीक्रेट होता है। तो देखिए फर्स्ट जो अप टू 3 to 4 डे है
लोचिया रूब्रा सीक्रेट होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा। नेक्स्ट 4 to 9 डेज जो सेकंड दिया गया है ये लोचिया सीरोसा होगा जो कि 4 to 10 डेज अप्रॉक्स ये सीक्रेट्स होता है। इसका कलर पिंकिश ब्राउन होगा। नेक्स्ट लोचिया एल्बा होगा। ओके, जो लोचिया एल्बा होगा वो 10 to 28 डे तक सीक्रेट होता है जो कि वाइटिस येलो कलर का होता है। तो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो लोचिया एल्बा 10 to 28 डेज अप्रोक्स इस बीच में ये सीक्रेट होता है। और टोटल जो लोचिया होता है वो अप्रोक्स 3 to 6 वीक तक आफ्टर डिलीवरी सीक्रेट्स फीमेल में होता है। और 42 डेज तक जिसको हम बोलते हैं कि पोस्टपार्टम पीरियड भी जिसको हम बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर गिविंग बर्थ शुड बी स्टार्टेड। देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। अक्सर ये CHO के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए आफ्टर 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आफ्टर 1 आवर, ऑप्शन नंबर सी विद इन 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी एज सुन एज पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर होगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अगर ये एज सुन एज पॉसिबल ना होगा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होता तो यहाँ पर राइट आंसर आफ्टर 30 मिनट होता। क्योंकि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो जितना जल्दी हो सके, जब मदर पिला सके तभी पिला देना चाहिए। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में आ गया एज सुन एज पॉसिबल देन इट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू WHO ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिनिमम हाउ मैनी एंटीनेटल केयर विजिट शुड बी कंडक्टेड। देखिए, WHO के अकॉर्डिंग जो एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको जो 280 डेज़ का जो गेस्टेशनल पीरियड होता है उसमें कितनी ANC विजिट उसको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम। देखिए, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, 6 विजिट, 2 विजिट, 4 विजिट, 5 विजिट। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 4 विजिट। 4 विजिट हैं जो कि फीमेल को करनी चाहिए, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, वुमन है, उसको 4 विजिट मिनिमम अकॉर्डिंग टू WHO करनी चाहिए। ओके, और आइडियल विजिट की जब बात करें तो आइडियल विजिट होती हैं 13, आइडियल विजिट 13 होती हैं। और मिनिमम विजिट जो हैं वो 4 विजिट होती हैं। ओके, तो ये 4 विजिट बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होती हैं फीमेल के लिए। और इन 4 विजिट का आपको टाइम भी बता देता हूँ कि देखिए, पहली विजिट 8 से 12 वीक में होती है, सेकंड विजिट जो है 14 से 26 वीक में होगी, थर्ड जो विजिट है वो अप्रॉक्स 32 वीक के अराउंड होनी चाहिए, एंड फोर्थ विजिट 36 to 38 वीक के ड्यूरिंग बिटवीन ये विजिट कर लेनी चाहिए फीमेल को। दिस इज़ द मिनिमम ANC विजिट अकॉर्डिंग टू WHO ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, इसके अलावा एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो चेकअप है, फर्स्ट 2 चेकअप ये ANM के द्वारा किए जाते हैं फीमेल के यहाँ पहुँच के उसकी आंगनबाड़ी पे। और जो थर्ड और फोर्थ जो विजिट हैं वो CHO के द्वारा किया जाता है। ANM प्रेग्नेंट फीमेल को सब सेंटर लेके आती है, एंड देन CHO थर्ड और फोर्थ विजिट कंडक्ट करता है फीमेल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होती हैं। इसके अंदर जो जितने भी चेकअप्स हैं वो किए जाते हैं, वेट, हाइट मेजरमेंट्स, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जांच एनीमिया के लिए HB टेस्ट किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल विथ एंटीपार्टम हेमरेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी अवॉइड। देखिए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि जो एंटीपार्टम हेमरेज है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उसको एंटीपार्टम हेमरेज है तो उस दौरान कौन सा जो टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, वो अवॉइड करना चाहिए फीमेल में। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है USC अल्ट्रासाउंड, जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। सेकंड इज पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट एमनियोसेंटेसिस, और थर्ड इज CVS। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, USG कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। एंटी मतलब पहले, पार्टम मीन्स जो ड्यूरिंग दी जो गेस्टेशनल पीरियड है वो। तो जो एंटीपार्टम हेमरेज का जो मेन कारण होता है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, फर्स्ट कॉज जो एंटीपार्टम हेमरेज का प्लेसेंटा प्रीविया होगा। सेकंड कॉज है एब्रेसियो प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब जो प्लेसेंटा जो सिचुएटेड है वो सर्विक्स के आगे की ओर आ जाता है, मीन्स लोअर टू दी यूट्रस, दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया।
और जो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा का सेपरेशन प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाना, जो प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से अटैच्ड रहता है वो प्रीमेच्योरली अगर वहाँ से डिटैच हो जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस होता है और एब्रेसिव प्लेसेंटा पेनफुल हो सकता है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में फीमेल में, अगर फीमेल आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है और अगर उसके हमें पता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज सॉरी एंटीपार्टम हेमरेज है, तो पी भी हमें नहीं करना है कभी भी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, क्योंकि इट कैन कॉज हर्ट टू दी फीमेल फीमेल प्लेसेंटा ऑल्सो। सो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हमें इसमें नहीं करना है। एमनियोसेंटेसिस हम कर सकते हैं। कोरियोनिक ब्लस सैम्पलिंग हम इसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोरियोनिक ब्लस सैम्पलिंग जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, तो ये हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन पीबी जो है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पीबी हम नहीं करेंगे अगर किसी फीमेल में एंटीपार्टम हेमरेज की प्रॉब्लम है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ DMPA। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू CHO कि DMPA का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए डेक्स्ट्रा मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, बी इज डेप्टा मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, सी इज डेक्ट्रोज मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, थर्ड इज डिपॉट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिपॉट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये डिम्पा जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं DMPA, ये एक इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि 3 मंथ के लिए सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। फैमिली प्लानिंग के अंडर आता है ये DMPA। तो ये एक इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। 150 mg इसको IM एडमिनिस्टर किया जाता है फीमेल के अंदर, और 3 मंथ के लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा प्रेगनेंसी से। ओके, देन नेक्स्ट इज विच ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक। देखिए 2 तरह की ड्रग होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। जो किल करती हैं साइडल और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। ओके, तो ए इज रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। बी इज INH, बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है आइसोनियाजिड INH। सी इज थम्बुटोल, डी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बैक्टीरियोसाइडल होती है। हेयर इज राइट आंसर इज इथेम्बुटोल। इथेम्बुटोल जो ड्रग है वो बैक्टीरियोस्टैटिक एक ड्रग होती है। बाकी जो 3 ड्रग हैं बैक्टीरियोसाइडल है। देखिए इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके साइड इफेक्ट अक्सर पूछ लिए जाते हैं CHO के एग्जाम में। रिफेम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, रेड ऑरेंज कलर यूरिन आएगा रिफेम्पिसिन ड्रग से। INH का साइड इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो INH है वो पेरीफेरल न्यूरोपैथी करने का कारण करती है। देखिए एन से आप ध्यान रख सकते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी करेगी। आर से रिफेम्पिसिन में आप याद रखते हैं रेड ऑरेंज कलर यूरिन आएगा। इथेम्बुटोल जो है वो आई टॉक्सिसिटी करेगी। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है वो ओटो टॉक्सिसिटी करती है, बहरापन आता है इससे। तो जो ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स हैं इनकी साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग अगर इसमें पूछी जाए तो दैट इज़ INH आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक ऐसी ड्रग है, इसके 2 डोज लेने से ही एक जो पर्सन है वो TB एक से दूसरे में जो ट्रांसफ़र होती है वो इनहिबिट हो जाती है वो प्रोसेस। तो INH आइसोनियाजिड बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इसके अंदर है। सो हियर इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टिलिटी का मेन कॉज क्या है। देखिए मोर्टिलिटी का मतलब होता है कि मृत्यु, बच्चों में जो मृत्यु दर है वो इन्फेंट के अंदर जो ज़्यादा मृत्यु दर है उसका मेन कॉज क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो मेन कॉज है इन्फेंट मोर्टिलिटी की वो है आपका यहाँ पर प्रीमेच्योरिटी। ओके, यहाँ पर इन्फेंट लिखा है, अगर यहाँ पर यही चाइल्ड लिखा होता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होता, रेस्पिरेटरी डिजीज़। क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज़ इसमें कि स्पेशली निमोनिया जो है वो चाइल्ड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और डेथ का कॉज बनता है। नेक्स्ट डायरियल डिजीज़ भी है, बट प्रीमेच्योरिटी जो है इन्फेंट में बहुत ज़्यादा मॉर्टिलिटी कॉज करती है इंडिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं इसी की वजह से डेथ होती है बच्चों की। ओके, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ
डिजीज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया रेफर्स टू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कुछ सालों में तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है कि बार बार हर एक पैटर्न के एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। देखिए कांस्टेंट प्रेजेंस का पूछा गया है। तो कांस्टेंट प्रेजेंस का मतलब होता है कि लगातार एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो जोग्राफिक एरिया दिया है। देखिए यहाँ पर अगर स्पेसिफिक की जगह लार्ज जोग्राफिक एरिया होता तो यहाँ पर ऑप्शन अलग राइट होता, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर होगा एंडेमिक। ओके, एंडेमिक इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेजेंस इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, स्पेसिफिक एरिया में लगातार कोई डिजीज़ प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूं कि जो डिप्थीरिया है वो एंडेमिक डिजीज़ में आता है। ओके, देन नेक्स्ट आपका है एपिडेमिक। देखिए एपिडेमिक एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया में अगर डिजीज़ कोई है दैट इज़ एपिडेमिक। पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड कोई डिजीज़ अगर फैल गई है तो वो पेंडेमिक होगी, जैसे कि कोविड है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और पेंडेमिक तो आजकल सभी जानते हैं। नेक्स्ट आपका स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब स्कैटर्ड होना, डिजीज छोटी कुछ कुछ जगहों पर फैली हुई है एक इरेगुलर वे में, दैट इज स्पोरेडिक। स्कैटर्ड से आप याद रखते हैं फैली हुई। तो हेयर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। देखिए BFHI ये 1991 में WHO यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम का मेन जो पर्पज़ है वो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मैं आपको बता दूं मेन पर्पज़ ऑप्शन नंबर ए इम्यूनाइजेशन कवरेज, बी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, सी टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड अवॉइड बॉटल फीड, डी फैमिली प्लानिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो BFHI है इसका मेन पर्पज़ था कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना और बॉटल फीड को अवॉइड करना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड टिटेनस टॉक्सोइड इम्यूनाइजेशन इज डन। देखिए टिटनी टॉक्सोइड एग्जामिनेशन एक प्रेग्नेंट महिला में कब एडमिनिस्टर हमें करना चाहिए। ये एक इम्यूनाइजेशन है फीमेल में जो प्रेगनेंसी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, ये कब करना चाहिए ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए व्हेन प्रेगनेंसी डिटेक्टेड, बी व्हेन प्लानिंग चाइल्ड, सी ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, डी आफ्टर डिलीवरी। तो देखिए यहाँ पर जिसका जो राइट आंसर है वो होगा व्हेन प्रेगनेंसी डिटेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई, जैसे फीमेल आपके पास आई, अगर आप CHO हैं, आपके पास फीमेल आती है और आपके पास और उसकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है, तो आपको टिटनिस टॉक्सोइड का पहला जो इम्यूनाइजेशन डोज है उसको एडमिनिस्टर करना है। ओके, और सेकंड डोज एडमिनिस्टर जब करेंगे, जब फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर होने के 28 डेज़ बाद हम उसको सेकंड जब विजिट पर जब महिला आएगी तब उसको सेकंड डोज हम एडमिनिस्टर कर देंगे। तो ये एक करेक्ट वे होता है TT एडमिनिस्टर करने का। अब TT को मॉडिफाई करके TD कर दिया है गवर्नमेंट ने, TD नाम से आता है। तो ये जो TT का जो इम्यूनाइजेशन है वो फीमेल की प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने पर फर्स्ट टीकाकरण करेंगे, उसके 28 दिन के बाद उसको दोबारा बुलाएंगे और दूसरा TT का डोज उसको दे देंगे। और एक चीज़ और इसमें, अगर कोई महिला 3 साल के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको फिर TT का एक ही बूस्टर डोज दिया जाएगा, उसको 2 TT डोज नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो विदिन 3 ईयर वो प्रेग्नेंट हुई है। तो और कोई फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है या फिर आफ्टर 3 साल की गैप के बाद प्रेग्नेंट होती है तो उसको TT के 2 डोज दिए जाएंगे, फर्स्ट प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने पर और सेकंड डोज उस डोज के 28 दिन के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। इसलिए इस तरह से इस पैटर्न पे वैक्सीनेशन किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। देखिए जो नेशनल फैमिली प्रोग्राम है भारत में कब लॉन्च किया गया था, तो मैं आपको बता दूं 1950 में नहीं किया गया है, 1948 में नहीं किया गया है, 51। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर है। 1951 में भारत एक पहला देश है जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। बाद में अदर कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया, लेकिन सबसे पहले इंडिया में 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरिन टेस्ट इज़ यूज टू असेस। देखिए फेरिन टेस्ट किसको असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो फेरिन टेस्ट देखिए प्रेगनेंसी के लिए नहीं किया जाता, सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी मेंस्ट्रुएशन के लिए नहीं किया जाता, और ऑप्शन नंबर डी ओव्यूलेशन। यस, ओव्यूलेशन के लिए फेरिन टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसमें
जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी थिकनेस को, उसकी विस्कोसिटी को चेक किया जाता है। जैसे कि जिस टाइम ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बहुत थिन और थोड़ा सा क्लियर होता है, जो कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए फेवरेबल होता है। तो उस ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए फन टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 200 से 250 ml, बी 100 से 150 ml, सी 50 से 100 ml और डी 150 से 200 ml। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 50 से 100 ml। जो अप्रॉक्स मैं आपको बता दूँ, अप्रॉक्स 70 ml, जो 70 ml ब्लड फीमेल की एक मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है 3 to 5 डे का, उसमें अप्रॉक्स 70 ml जो हेल्दी फीमेल होती है उसका ब्लड लॉस होता है। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल सर्कुलेशन कंटेन। देखिए ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो फीटल सर्कुलेशन जिससे फीटल का सर्कुलेशन होगा, फीटल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फीटल का वेस्ट जो रिमूव होगा और फीटल को न्यूट्रिशन देने की प्रोसेस होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होती है, जो जिसे हम फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। उसमें कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है ये क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 आर्टरी एंड 2 वेन, 2 आर्टरी एंड 1 वेन, सी 2 वेन एंड 1 आर्टरी, डी 1 आर्टरी एंड 1 वेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती है फीटल सर्कुलेशन अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, जो कि जो फीटस है उसको न्यूट्रिएंट देने का काम करती हैं, उसका वेस्ट वापस लाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। देखिए अगर एमनियोटिक फ्लूइड, देखिए एमनियोटिक फ्लूइड एक फ्लूइड है जिसमें जो कि बच्चे को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, और जो इसका नॉर्मल लेवल होता है वो 800 से 1000 ml या 1 लीटर नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो प्रेजेंट रहता है। इतना एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए एक हेल्दी फीटस को हेल्दी रखने के लिए। तो इसमें पूछा है अगर उस एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर होता है क्लियर और कलरलेस, ये इसका एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर होगा। इसमें पूछा है ग्रीनिश येलो कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? तो देखिए सबसे पहले फीटल डिस्ट्रेस जो है वो मेकोनियम स्टैंड को इंडिकेट करेगा। अगर मेकोनियम बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है तो ऐसी सिचुएशन में फीटल डिस्ट्रेस होगा, और मेकोनियम स्टैंड अगर हो गया होगा तो। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी RH इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर गोल्डन कलर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी पोस्ट मैच्योरिटी, हाँ ये यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोस्ट मैच्योरिटी। अगर पोस्ट मैच्योरिटी मतलब बच्चा 42 वीक से एक्सीड कर गया है, 42 वीक से ज़्यादा बच्चे को हो गए हैं गर्भ में, तो ऐसे सिचुएशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर ग्रीनिश येलो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी IUD, दैट मीन्स इंट्रा यूटेराइन डेथ। अगर इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गई है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर आपको टोबैको जूस या फिर डार्क ब्राउन कलर देखने मिलेगा। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि इंडिकेट करती हैं डिफरेंट कंडीशंस को। ओके, तो ये थी आज की क्लास। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि CHO में बहुत मैटर करेंगे। CHO के एग्ज़ाम्स के लिए ऑल इंडिया में जो CHO एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप आपको क्लास ठीक लगी हो। थैंक यू सो मच।